हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इस चैप्टर में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, इसको हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। और अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो क्या है, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। ठीक है, अब हम इंडिया और बाकी जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं उनका रिलेशन समझेंगे। पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में यहाँ पर किसकी बात की गई है, रशिया की बात की गई है। जैसे पहले सोवियत यूनियन था, लेकिन सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थी, मतलब पहले वो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थी, बाद में वो इंडिपेंडेंट हो गई। ठीक है, सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो सोवियत यूनियन की जगह किसने ली थी, रशिया ने ली थी। अब इसी चीज़ को हम समझते हैं कि इंडिया के रशिया के साथ जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं। तो इंडिया ने रशिया के साथ, या फिर हम कहें जितनी भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखा है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट जो रिलेशन है वो रशिया और इंडिया का है। इंडिया का जो रिलेशन है रशिया के साथ वो IFP यानी कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंडो रशियन रिलेशंस जो हैं, इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो हिस्ट्री में माने जाते हैं कि वो ट्रस्ट पर बेस्ड है। मतलब रशिया और इंडिया एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं एंड कॉमन इंटरेस्ट एंड आर मैच्ड बाय पॉपुलर परसेप्शंस। जैसे इंडिया के जो हीरोज़ हैं राज कपूर और अमिताभ बच्चन, तो ये नेम्स जो हैं वो रशिया में काफ़ी कॉमन है। ठीक है, और जो बाकी की जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ हैं, जो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करती थी, वो वाली कंट्रीज़, one can hear Hindi film songs all over the region and India is part of popular memory। तो जो रशिया के जो रीजन्स हैं, रशिया में जो पार्ट्स हैं, तो वहाँ पर कुछ लोग हिंदी फिल्म सॉन्ग्स भी सुनते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर बातें बताई गई हैं। तो रशिया एंड इंडिया शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अब रशिया और इंडिया का एक विजन है, वो क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या होता है कि अलग अलग पावर्स जो है, मतलब बहुत सारी सेवरल पावर्स जो हैं, जब वो एग्जिस्ट करती हैं, को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में जो सेवरल पावर्स हैं, जो अलग अलग पावर्स हैं, तो जब वो एग्जिस्ट करने लग जाते हैं, अलग अलग पावर्स का मतलब यहाँ पर है कंट्रीज जो हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो। Collective security in which an attack on any country is regarded as a threat to all countries and require a collective response। ठीक है, मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी की यहाँ पर बात की गई है, जिसका मतलब है किसी भी कंट्री पर अगर अटैक होता है तो वो सारी कंट्रीज के लिए थ्रेट है, सारी कंट्रीज को उसका डर रहता है। तो उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्स चाहिए, यानी कि कंट्रीज एक साथ मिलकर उसका सामना करें। ग्रेटर रीजनलिज्म, नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये रीजनलिज्म जो है उसका हिंदी में मतलब क्या होता है, क्षेत्रवाद, यानी कि जो रीजन्स हैं उनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स होना। नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब है कि समझौता करना इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में। एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑल दी कंट्रीज और डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज लाइक UN दैट शुड बी स्ट्रेंथन। तो अब इसमें क्या कहा गया कि जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की है, डिसीजन मेकिंग जो है UN के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें जो है उनको स्ट्रेंथन होने की ज़रूरत है, डेमोक्रेटाइज होने की ज़रूरत है, एम्पावर होने की ज़रूरत है। तो मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट। बायलैटरल एग्रीमेंट का मतलब होता है द्विपक्षीय, मतलब बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, दो पक्ष जिसमें होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीमेंट्स की बात की गई है, तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो हैं, ठीक है, दो पक्ष के जो एग्रीमेंट्स, यानी कि इंडिया और रशिया में काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001। तो इस तरीके के एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, ठीक है, जो दिखाते हैं कि रशिया
ने इंडिया का भी काफ़ी सपोर्ट किया है और इंडिया ने भी रशिया का पहले के टाइम में काफ़ी सपोर्ट किया है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, इस बॉक्स में हमने मेनली रशिया के बारे में और इंडिया के बारे, इसमें रशिया और इंडिया के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे कि कैसे हम कह सकते हैं कि रशिया और इंडिया जो है उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन है। फिर यहाँ पर बात की गई थी, यहाँ पर किस चीज़ की बात की गई है, यहाँ पर हमने मल्टीपोलर जो है उसका मतलब समझा है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया था ना मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, तो उसी का मतलब हमने यहाँ समझा है। फिर हमने लास्ट में यहाँ पर क्या देखा, बायलैटरल एग्रीमेंट्स को देखा। अब आगे देखते हैं, इंडिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप विद रशिया। अब इंडिया को काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हुए हैं क्योंकि रशिया जो है उसने इंडिया को हेल्प भी की है काफ़ी सारे मामलों में, जैसे कि कश्मीर का जो इशू था उस पर हेल्प की है, एनर्जी सप्लाई करने में, इंफॉर्मेशन को शेयर करने में, इंटरनेशनल टेररिज्म में हेल्प की है। ठीक है, मतलब जैसे टेररिज्म जो होते हैं, अटैक्स होते हैं, तो उस पर इंफॉर्मेशन रशिया ने शेयर की है इंडिया को। आगे देखते हैं, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना। सेंट्रल एशिया जैसा जो पार्ट है वहाँ पर एक्सेस प्रोवाइड की है कि वहाँ पर आ जा सकते हैं, एंड जो चाइना के साथ रिलेशंस है उसको बैलेंस भी कराया है। तो रशिया को भी इस रिलेशनशिप से बेनिफिट होता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है रशिया के लिए, मतलब रशिया में आर्म्स बनते हैं, हथियार बनते हैं, तो इंडिया दूसरी ऐसी मार्केट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रशिया के जो हथियार हैं वो खरीदे जाते हैं। तो इंडियन मिलिट्री है उसको उसके ज़्यादातर हार्डवेयर जो है वो रशिया से मिलते हैं। इंडिया जो है वो एक ऑयल इंपॉर्टिंग नेशन है, मतलब इंडिया में ऑयल अच्छी मात्रा में मिलता है, तो रशिया जो है वो इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए। ठीक है, क्योंकि इंडिया भी फिर अपना जो ऑयल है उसको एक्सपोर्ट करेगा रशिया में, एंड हैज़ रिपीटेडली कम टू एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इट्स ऑयल क्राइसिस। जब ऑयल क्राइसिस हुए तब भी रशिया ने हेल्प की है, सपोर्ट किया है इंडिया को। इंडिया जो है, इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। अब इंडिया जो है वो रशिया से जो एनर्जी इंपोर्ट्स यानी कि जो भी एनर्जी से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर हम कह सकते हैं जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं तो वो रशिया से लेता है। एंड रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, कॉपरेशन विद दीज रिपब्लिक इंक्लूड पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑयल फील्ड्स। तो इंडिया जो है वो इन सभी के साथ कॉपरेट करके रहता है, तो इससे क्या होता है, पार्टनरशिप बनती है और इन्वेस्टमेंट भी होती है ऑयल फील्ड्स में, क्योंकि इंडिया के पास ऑयल ज़्यादा है तो एक तरीके से ये इंडिया के लिए एक अच्छी मार्केट भी बन जाती है। रशिया इंपॉर्टेंट है इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स के लिए, और इसने इंडिया की जो स्पेस इंडस्ट्री उसको भी हेल्प किया है। जैसे कि जो क्रायोजेनिक जो रॉकेट था जब इंडिया को चाहिए था तब इसने दिया था क्रायोजेनिक जो रॉकेट था। अब वैसे क्रायोजेनिक क्या होता है कि ये एक ऐसा फ्यूल होता है, जो क्रायोजेनिक जो फ्यूल होता है वो बहुत लो टेम्परेचर पर भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब वैसे रशिया की जो स्पेस इंडस्ट्री है वो कौन सी है, रोसकॉस्मोस, और इंडिया की कौन सी है, इंडिया की है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सारी चीज़ों में भी रशिया ने हेल्प की है इंडिया की। तो अब यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है जिसमें बता रखा है इंडिया फ्लैशबैक, इंडिया एंड यूएसएसआर। तो जब कोल्ड वॉर के दौरान जो इंडिया और यूएसएसआर था तो वहाँ पर एक स्पेशल रिलेशनशिप थी इंडिया और रशिया में, एंड इट वाज अ मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप। जैसे इकोनॉमिक तरीके से हम देखें तो सोवियत यूनियन ने हेल्प की है इंडिया के पब्लिक सेक्टर की कंपनीज में। ठीक है, और जो कि बहुत डिफ़िकल्ट थी हेल्प लेना, डिफ़िकल्ट टाइम पर हेल्प की है रशिया ने, किसकी, इंडिया की। इट गेव एड एंड टेक्निकल असिस्टेंस, और टेक्निकली भी हेल्प की है स्टील प्लांट्स के लिए, भिलाई जैसे भिलाई हो गया, बोकारो, विशाखापट्टनम मशीनरी प्लांट जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एक्सेट्रा। एंड द सोवियत यूनियन, जो सोवियत यूनियन है उसने इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट भी किया था उस टाइम पर जब इंडिया में जो फॉरेन करेंसी थी वो बहुत कम थी।
तो उस टाइम पर भी सोवियत यूनियन ने इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट भी किया है। पॉलिटिकल तरीके से देखें तो सोवियत यूनियन ने सपोर्ट किया है इंडिया की पोजीशन को। जब कश्मीर का इशू चल रहा था यूएन में तो वहाँ पर भी सपोर्ट किया। फिर इंडिया को अलग अलग जो डिस्प्यूट्स होते रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे, उसमें भी हेल्प किया। जैसे कि वॉर हुई थी पाकिस्तान में 1971 में। अब इसमें क्या हुआ था, 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान थी उसको, ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, ठीक है, जिसको बाद में क्या नाम दिया गया, बांग्लादेश नाम दिया गया। जैसे ये जो इंडिया है, पहले हमने जो चैप्टर है, दूसरी बुक का जो चैप्टर है उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है ना, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में जो इंडिया का मैप है, तो वहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर इस एरिया में क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था और यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। तो अब ये वाला जो एरिया था उसको बांग्लादेश का नाम दे दिया गया था। इंडिया ने भी सोवियत की फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट किया है। मिलिट्री वे में देखें तो इंडिया ने ज़्यादातर मिलिट्री हार्डवेयर सोवियत यूनियन से ही लिए हैं। उस टाइम पर जब बाकी की जो कंट्रीज़ थी, जब वो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो देना चाहती थी, सोवियत यूनियन जो है वो काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स में भी उसने ज्वाइन किया है, जिसमें इंडिया को भी अलो किया है कि वो मिलिट्री इक्विपमेंट को प्रोड्यूस कर सकती है। कल्चरली देखें तो हिंदी फिल्म्स और जो इंडियन कल्चर है वो पॉपुलर है सोवियत यूनियन में। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन राइटर एंड आर्टिस्ट विजिटेड दी यूएसएसआर। काफ़ी सारे जो इंडियन राइटर्स हैं उन्होंने यूएसएसआर में विजिट भी किया है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखें, जैसे कि कौन कौन से तरीक़ों से हेल्प किया, इकोनॉमिकली हेल्प किया, पॉलिटिकली, मिलिट्रली और कल्चरली, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें